नमस्कार। स्टार्ट तो हो गया है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, माय ब्रदर एंड सिस्टर, आई एम लालजी जायसवाल फ्रॉम सिंगरौली, मध्य प्रदेश, एंड ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. I am a writer and national record holder also. I wrote more than 500 editorial articles in single year, which is appreciated by the India Book of Record. Today will be discuss about the yoga in a holistic way. तो आज योग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि एक होलिस्टिक वे में होगा और योग से रिलेटेड सारी चीज़ें बात की जाएंगी। और उससे पहले इन सभी चीज़ों को बता देना बहुत आवश्यक होता है। एक चीज़ें और क्लियर करना चाहूँगा कि मैं कोई योगाचार्य नहीं हूँ, ये ध्यान रखने की बात है। योगाचार्य नहीं हैं हम, और लेकिन योग करते हैं, और योग के बारे में आज हम सब चर्चा करेंगे। और हमारे जो वीडियो होंगे उससे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, है ना। उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला ये मत समझिएगा कि 3 पार्ट में डिवाइड होने का मतलब है कि वो 3 अलग अलग पार्ट में बनेंगे। तीनों एक ही पार्ट में होंगे, लेकिन एक अभी जो है तो मानसिक रूप से प्रेरित करने की बात चलेगी, सेकंड नंबर पे शारीरिक रूप से प्रेरित करने की बात चलेगी। तो सेकंड वीडियो सेकंड रूम से होगा, लेकिन 10 सेकंड के लिए हमें शिफ्ट करना पड़ेगा कैमरे को। हाँ, तो इस प्रकार से करेंगे क्योंकि इस रूम में नहीं किया जा सकता। तो 3 पार्ट में होंगे, लेकिन जो सेकंड पार्ट होगा वो योग का होगा, आसन का होगा, और उसके सेकंड पार्ट फिर अगला थर्ड पार्ट आएगा, उसमें बॉडी स्ट्रेचिंग से रिलेटेड जितने भी आसन होंगे वो सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, तो हम आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन से आसन होंगे, है ना। फर्स्ट में कौन से आसन होंगे, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, निचले स्तर से लेकर चलेंगे, ऊपरी स्तर तक चलेंगे। ठीक है, पहले जो छोटे आसन हैं, जो कि कहा जाए कि सरल आसन है, तो उनको सबसे पहले ध्यान देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उनका लेवल बढ़ाते चले जाएंगे ऊपर की ओर। तो सर्वप्रथम में हम वज्रासन करेंगे, फिर सुप्त वज्रासन करेंगे, फिर ब्रह्मचर्य आसन करेंगे। पर ब्रह्मचर्य आसन और वज्रासन में ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इन चीज़ों को ध्यान देंगे आप। और ताड़ासन करेंगे, ये तो बहुत नॉर्मल सा आसन है। सर्वांगासन करेंगे, सेतुबंधासन करेंगे, हलासन करेंगे, पवन मुक्तासन करेंगे, पश्चिमोत्तानासन करेंगे और वृक्षासन करेंगे। फिर यहाँ से धीरे धीरे वृक्षासन मतलब हैंड स्टैंड, वो अपना बढ़ता चला जाएगा उस टाइप में, मतलब कि शीर्षासन का ही रूप है, लेकिन पूरी तरह से ये हैंड स्टैंड भी नहीं है। शीर्षासन करेंगे, फिर हस्त मुक्त शीर्षासन करेंगे, है ना। हाथों को छोड़ के कैसे शीर्षासन करना है, हाथ से तो करना आसान है, लेकिन हस्त मुक्त शीर्षासन की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, इन चीज़ों पर चर्चा होगी। और अधोमुख वृक्षासन भी करेंगे, और उसके बाद मयूरासन करेंगे, चक्रासन करेंगे। चक्रासन, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक है। मयूरासन भी हो जाएगा थोड़ा बहुत, और वृश्चिक आसन तो करना ही है इन सभी चीज़ों को। अब ये सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट क्या होगा, अब बॉडी स्ट्रेच करना है ना। बॉडी स्ट्रेच भी करना है। आज संपूर्ण बॉडी को मजबूती के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं उस पर भी चर्चा होगी, और सारे आसन कराए जाएंगे। ये कुछ लंबा सेशन चल सकता है, लगभग 21 आसन है इसमें। अगर 21 मैं इसमें लिखा हूँ, आप देख सकते हैं ये, ताकि कोई छूट न जाए, है ना, कोई छूटे नहीं, लाइन से हो सके। उसके बाद जब स्ट्रेचिंग से रिलेटेड जब आएंगे तो कैसे बॉडी को स्ट्रेच करना है, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे। और उसके बाद भूमासन करेंगे, है ना, भूमासन करना है, और हनुमान आसन, फिर एक पाद शीर्ष स्परासन करना है। एक पाद शीर्ष स्परासन जो है ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, ये बुक से पढ़ी गई चीज़ें हैं, ये बुक से ही पढ़ी गई चीज़ें हैं, ये बुक में ही मिलेंगी। एक पाद शीर्ष स्परासन योग आपको मिल सकता है, लेकिन ये पढ़ने के लिए आपको नहीं मिलेगा कि कैसे किया जाए, क्या विधि है ना, ये चीज़ों को। तो इसको करेंगे। उसके बाद शायद इधर एक आसन छूट गया था, इधर धनुरासन लिखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग बेहतर तरीके से ध्यान देंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। मैंने पहले ही बता दिया था, मैं कोई योगाचार्य नहीं हूँ, लेकिन योग कराने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। तो आप जो भी समझें कह सकते हैं योगाचार्य ही। और सर्वप्रथम ये जो कार्य किया जा रहा है, और जो ये 250 दिन से लगभग करीब मान सकते हैं 250 दिन से जो ये कार्य किया जा रहा है, तो अहिल्याबाई योग केंद्र का इसमें बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं। साथ में
उनको, उनके अहिल्याबाई योग केंद्र इंदौर के सभी मेंबर्स को, जो टीम में मेंबर्स हैं, उनको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामना। इसी तरह कार्य को करते रहें। लेकिन आपको सोचना है, आपको इस बात पे ध्यान देना है, इस बात पे आपको ध्यान देना है बेहद तरीके से कि क्या यह कार्य योग कराने का। कोई मैसेज कर रहा था इस कारण से बीच में, क्योंकि इंटरनेट ऑन है तो मैसेज भी आते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे थे क्या यह कार्य किसी संगठन का है, क्या आपको किसी संगठन आपको योग कराएगा तब आप योग करेंगे। इन चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप मानसिक रूप से जब तक प्रेरित नहीं होंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। इन चीजों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और बहुत बेहद तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी ये सारी चीजें संभव हो सकेंगी। क्योंकि देखिए, समस्या यह होती है कि हम किसी अन्य के माथे हो सकते हैं, हमें किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी बैसाखी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ये इनका कर्तव्य है, जो ये संगठन कार्य कर रहा है, ये इसका कर्तव्य है जो ये कर रहा है। अदरवाइज ये आपको जागरूक होने की आवश्यकता है कि आप स्वयं करें। क्या आपको सोचने की आवश्यकता है कि क्या कोई संगठन आपको सुबह उठ के कहेगा चलिए योग करिए, आपको सोचने वाली आवश्यकता है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि कोई, ये तो इनका तो कर्तव्य ये कर रहे हैं, लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता है। आपको अपने कर्तव्यों को करना है, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना है, अपने बच्चों को भी जागरूक करना है ना। तो ये केवल योग, आप सोच रहे होंगे सबसे पहले आसन कराना चाहिए, नहीं, आसन तो ठीक है, आसन तो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इस मानसिक रूप से जब तक प्रेरित नहीं होंगे, मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे, तब तक कोई चीज संभव नहीं होगी। क्या फिट इंडिया मूवमेंट चला देने मात्र से ही सारी चीजें योग हो जाएंगी? नहीं, जब तक आप नहीं तैयार होंगे तब तक कोई संभव नहीं होगा कोई कार्य, है ना। इन चीजों पर फोकस कीजिए, तभी कोई चीज संभव होगी। इन चीज़ों पे ध्यान देना है, हमें बेहतर तरीके से करना है। कैसे करना है? अपने परिवार को कराना है, अपने पड़ोसी को भी कराना है, सभी को जागरूक करना है। ये हमारा कर्तव्य है, इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है। कैसे हम कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ों को मेंटेन करके अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि सभी को अधिकार तो पता होते हैं, लेकिन कर्तव्य मालूम नहीं होता है। क्योंकि कर्तव्य करना सभी के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कठिन होता है, उसमें कार्य करना पड़ता है। तो इन चीज़ों को, इस चीज़ों से लोग भागते हैं। तो यदि आप भागेंगे अपने योग को नहीं, योग एक कर्तव्य के रूप में देखिए। एक जन आंदोलन कैसे बनेगा, खुद सोचने की आवश्यकता है कि जन आंदोलन का रूप कैसे धारण करेगा। इन चीज़ों पे बेहतर तरीके से ध्यान देंगे हम। क्या हम सुबह तक सोते रहेंगे? हम ये नहीं कहते आपको, हम ये भी नहीं कहते कि आपको सुबह ही योग करना है, आप शाम भी योग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, खाना खाने के 4 घंटे बाद, खाना खा के आपको योग नहीं करना है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो करना लाभ के बजाय हानि हो जाएगी, है ना। इन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से इन चीज़ों पे ध्यान देंगे, तभी ये सारी चीज़ें संभव होंगी। अदरवाइज ये सारी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, कठिन हो जाएंगी। क्योंकि यदि आप एक दिन योग करके छोड़ देते हैं तो ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं एक लाइन से, वो खत्म हो जाएगा। और उन चीज़ों पे आपको बेहतर तरीके से जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक ये सारी चीज़ें सफल नहीं होंगी। यदि आप एक दिन करके छोड़ देते हैं, इससे अच्छा है कि आप मत करिए योग, है ना। ये रेगुलरिटी, एक कंटिन्यू आपको चलना पड़ेगा इसके साथ में। ये एक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, यदि हम बात करेंगे, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बात करें, तो ये टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट मतलब एक सावधि जमा है, और आप एक लंबे समय तक इसमें जमा करना पड़ेगा आपको, तो ही आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन रिटर्न आपको साथ साथ मिलता चला जाएगा, है ना। इन चीज़ों पे ध्यान देना है। आप इन चीज़ों पे आपको बेहतर तरीके से ध्यान दीजिए। आप अपने कर्तव्यों को करते रहिए, कर्तव्य को नहीं भूलना है, कर्तव्य ही सबसे प्रमुखता से रखना है आगे। क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है कि, है ना, कहा है कि कर्तव्य के हिमालय से ही अधिकार की गंगा बहेगी। जब कर्तव्य का हिमालय होगा, जहाँ पे आप कर्तव्य करेंगे वहीं से आपके अधिकार फिर निकलेंगे। क्योंकि कर्तव्य नहीं तो अधिकार भी नहीं है। ये सारी चीज़ें बात करना बहुत जरूरी है। क्योंकि योग को यदि हम होलिस्टिक वे में देखेंगे, योग को होलिस्टिक वे में देखेंगे, तो योग मान लीजिए एक वृक्ष है, उसमें तमाम शाखाएं निकली हुई हैं अगल बगल। ये सारी शाखाएं ही हैं, अपने कर्तव्यों को करना है। अब आप खुद सोच सकते हैं कितनों को अपने कर्तव्य के बारे में पता है ना। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, कितनों को कर्तव्य मालूम है, व्हाट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज विच इज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन चीज़ों पर ध्यान देना है, क्योंकि कर्तव्य से लोग भागते हैं। अपना कर्तव्य समझना है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है। राज्य का मतलब स्टेट का मतलब होता है कैपिटल लेटर वाला स्टेट, मतलब राष्ट्र। इन चीज़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व बनता है, उन सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से हम करेंगे, तभी हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेंगे। आपको पता होना चाहिए कि योग हम क्यों कर रहे हैं, है ना। हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि हम एक होलिस्टिक वे में बात करेंगे योग को, और होलिस्टिक वे में बात करते हुए साथ में ये भी देखेंगे कि हम 15 आसन कठिनतम कैसे कर सकते हैं। 15 से अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कम तो नहीं होने चाहिए, अधिक ही होंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको फोकस करना है, और आपको याद रखना चाहिए कि योग क्यों महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम एक आपको डेटा देते हैं। अभी पिछले वर्ष इंडिया में रिसर्च हुआ था, जिसमें से 25 से लेकर 35 वर्ष के कुल 15 आदमियों को उसमें रखा गया था, और उसमें से कुल मिला के 30 दिन, शायद 3 महीने तक, हाँ 3 महीने तक उनसे योग कराया गया।
और उसके बाद देखा गया उनका रिजल्ट, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ यदि रिजल्ट देखना होता है, कोई किसी पर रिसर्च होता है, जैसे मान लीजिए वैक्सीन है तो वैक्सीन पर रिसर्च होना, जैसे कि कोवैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन है ना, तो उन चीज़ों को कैसे कोई चीज़ होता है तो उसको ट्रायल के लिए कुछ आदमियों को निर्धारित किया जाता है ताकि उन पर परीक्षण किया जा सके। उसी प्रकार योग पर भी परीक्षण किया गया था, तो उसमें से 15 आदमियों को लिया गया था जो कि उम्र उनकी थी 25 से 35 वर्ष। उनको लगातार 3 महीने तक योग कराया गया। तो जब योग को 3 महीने तक उनसे लगातार कराया गया, उसके बाद परीक्षण किया गया तो क्या पाया उनमें देखा गया कि मेलाटोनिन में वृद्धि हो चुकी है, एक हार्मोन है जो कि वृद्धि हुई, जिससे निद्रा की जो समस्या थी उनकी दूर हो गई। तो इससे क्या स्पष्ट होता है, योग करने से कहीं ना कहीं पे सारी चीज़ें जो दिक्कतें हैं वो हटती हैं और आपको एक स्वस्थ जीवन प्राप्त होता है। अगर आप ये सोचेंगे कि हमें मधुमेह हो गया है तो अब हम योग कैसे करें, तो हम यहाँ पे सलाह देंगे कि आपको यदि मधुमेह हो गया है तो आप जीटीटी टेस्ट कराइए, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराइए, और समस्या होती है कि क्या है आखिर तो डॉक्टर से मिलिए इन सभी चीज़ों के लिए। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो अपने क्रियाओं में, जिस प्रकार आप मोबाइल चलाना आज लोग नहीं भूलते हैं, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना नहीं भूलते हैं, उसी प्रकार योग को भी नहीं भूलना है। हम नहीं कहते आपको कि 1 घंटे 2 घंटे आप कीजिए, लेकिन 15 मिनट 10 मिनट तो कर ही सकते हैं, है ना। इसी प्रकार बच्चों को भी 10 मिनट करा सकते हैं, उनको प्रेरित कीजिए कि आप 10 मिनट तो करिए योग, 2 घंटे मत कराइए, बोर हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अभी पिछले ही वर्ष WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें से अवसाद ग्रसित लोग लगभग 30 करोड़, है ना, 30 करोड़, ये वैश्विक स्तर पे है, 30 करोड़ लोग अवसाद ग्रसित पाए गए थे। 30 करोड़ लोग, आप समझ सकते हैं कि ये एक बीमारी अवसाद से 30 करोड़ लोग, तो 30 करोड़ लोग उसमें से थे। अब आपको सोचने की बात है कि उसके बाद भारत में कितने रहे होंगे, तो उसमें भारत में 5.5 करोड़ थे। 5.5 करोड़ आपको कम लग रहा होगा 130 करोड़ की जनसंख्या में, लेकिन 5.5 करोड़ आप यदि एक बीमारी से देखेंगे कि एक अवसाद से देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने की आवश्यकता है। 5.5 करोड़ जो है तो भारत से थे, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि एक जो WHO रिपोर्ट प्रकाशित किया था उसमें से 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कहीं ना कहीं पे उनसे मानसिक अवसाद और तमाम ये समस्याएं होती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये एक रिपोर्ट के रूप में आप देख सकते हैं, इसको एक डेटा के रूप में आप रख सकते हैं कि हाँ ये है, ये स्थिति है। तो हमें योग करना चाहिए, हमें प्रेरित होना चाहिए, अपने परिवार को प्रेरित करना चाहिए, समाज को उसके लिए तैयार करना चाहिए। ये हम ही का कर्तव्य है, हमारा एक व्यक्ति का कर्तव्य है, एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि ये सब करे। और उसी में एक रिपोर्ट और प्रकाशित हुई थी कि मानसिक जो अवसाद से रिलेटेड जो स्वास्थ्य पर खर्च होता है वो $2.5 ट्रिलियन है, $2.5 ट्रिलियन, है ना। और जो 2030 तक 6 ट्रिलियन डॉलर बढ़ जाएगा। तो आप नहीं लगता कि इससे गरीबी और गरीबी हो जाएगी? यदि आप थोड़ा सा योग करेंगे तो इन सारी चीज़ों की समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन हाँ, नियमतः करना है योग, रेगुलर करना है योग, इन सभी चीज़ों पे करना है, क्योंकि योग ही तो है जीरो बजट हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। जीरो बजट हेल्थ इंश्योरेंस है, तो क्यों नहीं करा लेते आप जीरो बजट हेल्थ इंश्योरेंस, बताइए। तो आपको कराना चाहिए और जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए ये जीरो बजट हेल्थ। कहीं संस्था में नहीं जाना है आपको, किसी संगठन में नहीं जाके आपको जीरो बजट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना है। ये घर पे ही रहना है, रेगुलर करना है, 15 मिनट योग करना है। जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे योग करें। इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है और अपने कर्तव्यों को नहीं भूला है ना। और वी शुड नेवर फॉरगेट आवर कल्चर, सिविलाइजेशन, कस्टम्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा। तो इन चीज़ों को हमें नहीं भूलना है ना। हम योग की परिभाषा भी आपको नहीं बताया स्टार्टिंग में। आप सोच रहे होंगे योग की स्टार्टिंग तो कर दिया, लेकिन योग की परिभाषा भी नहीं। योग की परिभाषा देखिए, यदि आपको एग्जाम लिखना हो तो ठीक है योग की परिभाषा, तो फिर आप लिख लीजिए योग कर्मश कौशलम, कार्य को कुशलतापूर्वक करना ही योग है, और फिर चित्तवृत्तियों का निरोध ही योग है। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो ये परिभाषाएं हमें नहीं रटना है। नई शिक्षा नीति आ चुकी है, हमें व्यवहारिक शिक्षा की ओर ध्यान देना है, हमें व्यवहार में लाना है अपने इन चीज़ों को, इनको जो है तो हमें व्यवहारिक स्तर पर लाना है। तो हमें ये रटने की आवश्यकता नहीं है। परमहंस योगानंद से कामली एक्टिव, एक्टिवली काम, दिस इज आल्सो डेफिनेशन ऑफ योगा, है ना। लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है कि परमहंस योगानंद जी ने ये क्यों कहा कि एक्टिवली काम एंड कामली एक्टिव, ये भी योग ही है। मतलब कि इसका अर्थ क्या हुआ कि शांत रहते हुए सक्रिय रहिए, सक्रिय रहते हुए शांत रहिए। देखिए कितना जबरदस्त सामंजस्य है। यदि आप सामंजस्य बैठा के चलेंगे तो यही तो योग है। तो इन सभी चीज़ों को योग एक होलिस्टिक वे में देखिए, तो सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ें समेट किया जाएंगे उसमें। तो इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना है और आप इसी से ही अपने बच्चों को, अपने परिवार में नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और एक चरित्रवान जीवन, मानवता के पथ की ओर अग्रसर होना है। इसके लिए सभी को प्रेरित करना है ना।
है ना, इसके लिए प्रेरित करना है, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने हैं। कैसे डालने हैं, सामाजिकरण के ऊपर निर्भर करता है ये, आप कैसा सामाजिकरण करते हैं। यहाँ बच्चों का भी कर्तव्य बनता है कि अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान का भाव रखें। बुजुर्ग कौन, क्या, आज क्यों आखिर इतनी असहाय अवस्था में बुजुर्ग हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं पे इसके मूल में सामाजिकरण की कमी का होना है। ये चीज़ों पर आप ध्यान देना है। आखिर क्या कारण है कि आज सामाजिकरण धीरे धीरे घटता चला जा रहा है, क्यों हम बच्चों का सही प्रकार से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। पालन पोषण का मतलब है कि सामाजिकरण से ही लेना है इसे, तो क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं उनका सामाजिकरण सही ढंग से। आज बुजुर्गों की इतनी स्थिति गंभीर है, 10 करोड़ से अधिक, यदि 2011 की रिपोर्ट देखें, 2011 में जो जनगणना हुआ था, तो लगभग, है ना, जो लगभग की 10 करोड़ से अधिक, 5 करोड़ महिलाएं और 5 करोड़ के लगभग पुरुष, इससे अधिक भी हो सकते हैं, 2011 की बात का। तो आज इतनी जनसंख्या है, तो हम अपने बुजुर्गों के, हम बुजुर्ग हमारी विरासत हैं, ये सभी योग में आते हैं, ये आप इनको अलग मत समझिए, ये सारी चीज़ें योग में आती हैं। ये जब तक आप समाज में अपने परिवार को अपने बेहतर तरीके से सामाजिकरण नहीं करेंगे, तो केवल योग आसन कर लेना पर्याप्त नहीं होगा। इन चीज़ों पर ध्यान देना है ना, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। बच्चों को भी सीखने की आवश्यकता है कि अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। वो एक खुली किताब हैं, आप 10 किताब पढ़ने के बजाय उनसे संपर्क कीजिए, उनसे, वो विरासत के रूप में है आपके समक्ष, उन विरासत से शिक्षा लीजिए, है ना, शिक्षा लेने की दरकार है आज। क्योंकि आज उनको असहाय अवस्था में छोड़कर कोई वृद्धाश्रम भेज दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये कहीं ना कहीं पे मानवीय मूल्यों का क्षरण है। इन चीज़ों पे बेहतर तरीके से फोकस करना है, आपको ध्यान देना है कि माता पिता ने ही इतना पाल पोस के बड़ा किया है। और अगर आप एग्जाम्पल के रूप में, यदि आप उदाहरण के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में आप देखना चाहें, तो कभी पड़ोसी के घर में जाके 2 दिन रह के देखिए, क्या वो दो दिन तक आपको अपने घर में रखता है। लेकिन माता पिता ने तो आपको कितने दिन तक रखा है, कितना पालन पोषण करके। आप सोचेंगे नहीं ये तो मेरा पैतृक है, ये तो मेरा सब कुछ पैतृक है, ये तो जन्मजात अधिकार है। नहीं, जन्मजात अधिकार कुछ नहीं होता है। जब तक आप कर्तव्य नहीं करेंगे तो जन्मजात अधिकार नहीं है। क्योंकि कारण यह है कि 2007 में जो कानून था कि वरिष्ठ नागरिक पालन पोषण अधिनियम, उसमें यह प्रावधान कर दिया गया संशोधन करके कि यदि बच्चे अपने माता पिता सभी की सही ढंग से देखभाल नहीं करते हैं, तो माता पिता उनको उनके पैतृक संपत्ति से पृथक कर सकते हैं। तो प्रावधान है, ऐसा मत कहिए कि हमारा तो अधिकार है, तो ऐसा कहना गलत है। इसलिए सही ढंग से सामाजिकरण हो, बच्चे भी अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तो सही तरीके से, तभी एक तरह से कहा जाए कि योग हो सकेगा। अन्यथा फिर तो अधूरा योग ही रह जाएगा, आसन करना और बस, यही चीज़ है। और आसन के लिए आप सदैव सुबह उठ के करना है आसन। सुबह उठ के, हम ये नहीं कहेंगे सुबह, शाम को भी कर सकते हैं, शाम को भी, लेकिन 10 से 15 मिनट आप सदैव अपने शरीर के लिए निकालना है ना, शरीर के लिए अपने 10 से 15 मिनट आपको निकाल कर योग के लिए देना है। क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे केवल चला देने मात्र से, ये तो 1 दिन का है। इंटरनेशनल योगा डे 1 दिन का काम है। 21 जून को क्या आप योग करके क्या आप स्वस्थ रह सकेंगे? ये रेगुलर का है। रेगुलर आपको कोई भी नहीं करा सकता जब तक आप स्वयं से प्रेरित नहीं होंगे, है ना। इन चीज़ों पे ध्यान देना है। 7वां इंटरनेशनल योगा डे इस बार मनाया जाएगा, लेकिन 7वें इंटरनेशनल योगा डे में केवल 21 जून का ही योगा डे न बन के रह जाए, इसलिए हमें रेगुलर योग को तरजीह देना है और अपने जीवन का अंग बनाना है। अपने जीवन का अंग, इसी को कहते हैं जन आंदोलन, इसी को कहते हैं जन आंदोलन। जन आंदोलन में सभी एक व्यक्ति की सहभागिता होगी। जो यह संस्था कर रही है, लोगों को प्रेरित करने का काम कर रही है, राज्य स्तर पे कर रही है, स्टेट और सेकंड स्टेट में भी करती होगी, तो इसका हमें नहीं क्लियर नॉलेज है, लेकिन ये जो कर रहे हैं बेहतर तरीके से कर रहे हैं। ये योग को प्रसार करने, बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। तो आपको क्या दायित्व बनता है कि आप भी आगे आइए और योग की सहभागिता में अपनी भूमिका निभाइए। कैसे हम सहभागी हो सकते हैं? स्वयं कीजिए, सभी को कराइए, तभी स्वस्थ हो सकेगा एक समाज। एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी हो सकेगा। एक बात और है कि यदि आप किसी काम को मुश्किल बनाना चाहते हैं तो उसे टालना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। तो योग को यदि मुश्किल बनाना चाहते हैं तो डेली आप टालते जाइए थोड़ा थोड़ा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए टालना नहीं है, अपने मानसिक स्तर पे प्रेरित रहना है, मजबूती से खड़े रहना है कि नहीं हमें 10 मिनट अपनी योग को देना है, 15 मिनट योग के लिए देना है। हम यहाँ पे 21-22 आसन लिखे हुए हैं, लेकिन 21-22 आसन आपको डेली नहीं करने हैं, केवल 2-3 आसन कीजिए, है ना। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अगर मैं सेकंड रूम में जब ये बनाऊंगा वीडियो, ये कंटिन्यू चलेगा, कट नहीं होगा, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि यदि आवाज़ नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको सारी चीज़ें, ये है ना। जैसे कि वज्रासन, तो ये वज्रासन है तो नॉर्मल स्टेट में आप बैठ जाएंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा नहीं है समस्या करने की कि आपको बताने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य आसन, जिनको वेट ड्रीम, ये है ना, जिनको वेट ड्रीम की प्रॉब्लम होती है वो ब्रह्मचर्य आसन को ज़्यादा तरजीह देंगे, उनको करेंगे, है ना। सोने से 5 मिनट पहले उनको करना है। ताड़ासन करना है, सर्वांगासन करना है। ये सभी आपको, ये जो सर्वांगासन है, सेतुबंधासन है, ये सभी आपको जो पेनक्रियाज है उससे रिलेटेड कोई भी संबंधित यदि रोग हो, स्टार्टिंग हो चुका है, यदि होने की कगार पे है, तो आप इससे करके उसे समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, रेगुलरिटी चाहिए, इसमें लगातार करना होगा, नियमित करना होगा, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं।
और आपको शीर्षासन करना है। शीर्षासन है ना, ये ब्रह्मचर्य का प्राण है शीर्षासन। सभी योग का ये राजा है शीर्षासन। इन चीज़ों को अच्छे से करना है हमें, क्योंकि शीर्षासन से बहुत सारे लाभ हैं। बहुत सारे लाभ गिनाने लग जाएंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। बहुत सारे लाभ हैं। हस्तमुक्त शीर्षासन उसी का भाग है। इन सभी चीज़ों को आप बेहतर तरीके से, चक्रासन, यदि आपको मेरुदंड में कोई प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई समस्या है। लेकिन हाँ, एक बात और है, ये तो सभी जगह चर्चा हो जाता है कि कौन सा आसन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि किसे नहीं करना है। मान लीजिए किसे नहीं करना चाहिए, मान लीजिए शीर्षासन किसे नहीं करना है, जिससे कान में कोई समस्या है, कान से रिलेटेड कोई है। यदि यहाँ पे कहा जाए कि आप यदि ब्लड प्रेशर में हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो आपको इन चीज़ों को शीर्षासन से बचना है, शीर्षासन नहीं करना है ना। गर्भवती महिलाओं को इस पर विशेष ध्यान देना है, कौन सा योग करना है, कौन सा योग नहीं करना है। करना सभी को है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिला हो, चाहे कोई भी हो, उसे करना है ना। सभी को करना है, लेकिन बड़ी सावधानी के साथ में इन सभी योग को तरजीह देंगे। और स्ट्रेचिंग से रिलेटेड आप कर सकते हैं, थोड़ा कठिनतम आसन है, लेकिन धीरे धीरे आप करते रहेंगे तो ये सारी चीज़ों में सफलता मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम करेंगे और इसको हम लेके चलेंगे कि कैसे हम इनको सही ढंग से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए अब शिफ्ट होते हैं सेकेंड रूम में। वहाँ से विधिवत तरीके से हम अपने कैमरे को सेट करेंगे और आसन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम योग की शुरुआत करेंगे। आसन जितने भी हैं, आसन को हम बेहतर तरीके से करेंगे और आसन को करते हुए आपको बताएंगे कि आप कैसे उसको सरलता पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी जोड़ कैसे कर सकते हैं, इनको ध्यान देना है। और आप, ठीक है, मैं तो करके दिखा दूंगा, लेकिन मेरा करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जरूरी है आपका करना। आपको कैसे करना है, आप उसको सरलता पूर्वक कैसे कर सकते हैं, मानसिक स्तर पे तैयार होना है, तभी आप कर सकेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मेरा भी टाइम बर्बाद होगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा, क्योंकि केवल वीडियो देखना ही उद्देश्य न रह जाए। बिल्कुल सीखना है, करना है, ठानना है इस चीज पे, ठीक है। चलिए वज्रासन से स्टार्ट करते हैं। कमर को सीधी रखना है। यदि आप देख रहे होंगे, ठीक है, देख रहे होंगे, मैं कमेंट नहीं देख रहा यहां से। तो वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने के बाद मेरुदंड को सीधा रखना है, ठीक है, सीधा रखना है। इस प्रकार से बैठ जाएंगे। कम से कम 1-2 मिनट तो बैठिए, लेकिन यहाँ पे यदि 2-2 मिनट तक हम करेंगे तो बहुत सारे आसन, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा तेजी से करेंगे। और ये वज्रासन है, ठीक है। अब इसी के साथ में आपको सुप्त वज्रासन भी करना है। वज्रासन तो ठीक था, लेकिन उसी के साथ में सुप्त मतलब सो जाइए, ठीक है। वज्रासन के साथ साथ सुप्त वज्रासन। तो आपको धीरे से इस प्रकार से सुप्त वज्रासन करना है, ठीक है। हाथ के सहारों से रुक जाइए, जरूरी नहीं है। उसके बाद हम ब्रह्मचर्य आसन करेंगे। सेम उसी तरह पैरों को थोड़ा ओपन कर लीजिए और नीचे बैठ जाना है और कमर को सीधा रख लेना है, ठीक है। ये दोनों खुले हुए होंगे, पैर दोनों खुले होने चाहिए, पैर दोनों खुले होने चाहिए और आप इसी पोजीशन में आपको बैठना है। ये ब्रह्मचर्य आसन है, बहुत जरूरी है और इसको ब्रह्मचर्य के पालन के लिए बहुत आवश्यक है। बेड टाइम से रिलेटेड जिनको समस्या है वो, और इस आसन को वो सोने से 5 मिनट पहले इसको करके ही आप जाइए,
ये आपको लाभदायक होगा, है ना, ये बहुत लाभदायक होगा। इन सभी चीजों को इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल से थे। अब ताड़ासन की स्थिति में मतलब कि एड़ियों को ऊपर उठा लेना है और पंजों के बल आपको खड़े होना है, ठीक है। हाथ को ऊपर ले जाइए और ये ग्रिप करना है, ठीक है। और ये जो पैर है, पैरों को आप जोड़ सकते हैं और जो एड़ियों को टच नहीं करना है, एड़ियों को ऊपर उठा लेना है। तो इस प्रकार से आप करते रहिए। ये तो साधारण से आसन है, इनको करना है, ठीक है। हाथों को सीधा रखिएगा और अपने पंजों के बल ऊपर उठना है, ठीक। ये तो हो गया ताड़ासन था। अब हम करते हैं सर्वांग आसन। कौन सी आपको लाइन सही कराना है। हाँ, ब्रह्मचर्य आसन हो गया, ताड़ासन हो गया और अब सर्वांग आसन, ठीक है। सर्वांग आसन जो है तो उसके साथ में ही इससे अग्नाशय से रिलेटेड कोई भी समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। और यहाँ पे कोई समस्या है ना, यदि आप देख रहे हो तो ठीक है। तो ये जो सर्वांग आसन है उसके बाद ही हम करेंगे क्या, उसके बाद करेंगे हलासन। क्योंकि सर्वांग आसन जब आप 90 डिग्री कोण बनाएंगे उसके बाद आप सीधे ऊपर हो जाएंगे, नीचे चल जाएंगे, आपका पैर भी नीचे जाएगा, सिर के पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा हलासन। हलासन सभी योग का जो नाम है उसी से सारा उसका रूप प्रकट होता है, उसके आप ध्यान देंगे। ये सर्वांग आसन था। इससे हाथ से सपोर्ट लेंगे, आप सपोर्ट लेने के लिए यहाँ पे लगा सकते हैं, है ना। और पैरों को सीधा रखेंगे। उसके बाद हलासन की स्थिति में इसको नीचे जाने देंगे, लेकिन यहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है तो इसको थोड़ा सा हम और पीछे लाएंगे, ठीक है। अब ये ठीक है, यहां से हलासन किया जाएगा तो आप लेट जाइए, है ना। लेट जाना है, लेटने के बाद ये जो पैर है पैर पीछे जाएंगे, इन हाथों को रिलैक्स रहने के लिए आपको 10 से 20 सेकेंड या तो आप सुप्तासन की स्थिति में हो सकते हैं, तो इससे रिलैक्स आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये चीज हो गई, जो सरल आसन थी ये सारे हो गए। अब आपको करना है क्या, सेतु बंधासन मतलब ब्रिज पोज करना है, ठीक है। तो ब्रिज के रूप में कैसे होगा, ये स्टार्ट होगा यूं जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ब्रिज होता है, आपको पता है, सभी नाम से स्पष्ट है सारे को। तो ये सारे छोटे छोटे आसन है, लेकिन हाँ इनके लाभ बहुत ज्यादा है ना। जो ये आपको ये पेट से उधर से रिलेटेड जो रोग होते हैं, ये सारी चीजें, इससे कोई संबंधित या रीढ़ की हड्डी से संबंधित और जोड़ों से संबंधित, ये तमाम जो और हृदय से संबंधित ये जो छोटे छोटे जो योग कराए बहुत इसके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। तो इनको रेगुलर करना है, 2-2 मिनट की आवश्यकता है, 2-2 मिनट सभी को 1 मिनट आप देते जाइए, सही हो जाएगा। इनको तो सीधा रखना है। एक तो आप ऐसे कर सकते हैं और आपको एक दिक्कत होती है इसको 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 करने में, ठीक है। तो आप यहां से सपोर्ट ले लीजिए हाथ से, ऐसे भी कर सकते हैं आप, क्योंकि सरल से सरल बनाना है इसको, तो इन चीजों पे ध्यान देना है।
सेतु बंधासन के बाद कौन सा आसन आता है हम देख लें अपने लिस्ट में कौन सा, क्योंकि हम लाइन से कर रहे हैं, ठीक है। अब पवन मुक्तासन करना है। पवन मुक्तासन में आप एक पैर को भी पीछे ले जा सकते हैं, खींचना है आपको पीछे से ये इस सिर को, है ना, आपको पीछे से सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और इन दोनों पैरों को फोल्ड करके आपको पीछे की ओर लाना है। ये ध्यान दीजिए, जिस तरह से हम करेंगे उसी तरह आपको करना है। इनको कर लेना है इस प्रकार से, हाथों को ग्रिप करके। अब पश्चिमोत्तानासन करना है। पश्चिमोत्तानासन में किसी का सिर छू भी सकता है, किसी का सिर, ये देखिए इनको इसको इसमें टच कराना है, इनको इसमें टच कराना है, देख रहे हो तो इसको इसमें लाना है। यदि आपका पूरा नहीं टच होता है ना, यदि आपका पूरा नहीं टच होता है तो भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जितना होता है उतना ही पर्याप्त है, ठीक है ना। जैसे यदि मान लीजिए इस तरह से इतना भी जाता है पर्याप्त है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। इतना भी जाता है तो भी पर्याप्त है। धीरे 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 प्रैक्टिस के बाद ये पूरा छूट जाएगा। इस प्रकार से आप यहां से भी कर सकते हैं, इसे टच करके भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। जितना टच होता है उतना ही कराइए, जोर जबरदस्ती नहीं करना है, ताकि आराम से आप कर सकें, है ना। धीरे धीरे करना है, तो कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करना है। कोई भी आसन करने में आपको प्रेशर नहीं देना है बॉडी पे कि आप करना है कुछ और कर लीजिए, ठीक है, नुकसान कर लीजिए, इस तरह से नहीं करना है। तो ये भी हो गया पश्चिमोत्तासन, ठीक है। अगला नंबर पे कौन सा है, हाँ, अब बारी आती है शीर्षासन की और वृक्षासन की और अधोमुख वृक्षासन की। यहां से तो हो जाना चाहिए, ठीक है, दिख रहा है ना क्लियर। अच्छा नीचे कर देते हैं इसको, तो थोड़ा नीचे हो जाए, हाँ ये सही है। राइट, तो अब हम करेंगे शीर्षासन, वृक्षासन, अधोमुख वृक्षासन, ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो देखिए शीर्षासन कैसे करना है, हम तो करते हैं, देखिए ऐसे करना है आपको, लेकिन आपको कैसे करना है ये बताया जाएगा। शीर्षासन को आपको तुरंत यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको दीवार के सहारे, दीवार का सहारा लेना पड़ेगा, दीवार के सहारे आपको जाना होगा, दीवार से खड़ा होना है। ये देख रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है जब तक आप कर नहीं पाते हैं। जब धीरे धीरे ये आता चला जाएगा, लेकिन फिलहाल शीर्षासन के लिए तो किसी न किसी की तो सहायता चाहिए, या कोई है, यदि कोई है तो उससे कह दीजिए भाई थोड़ा आप सहायता कर दीजिए मेरा, तो वो पैर आपका यदि पकड़ लेता है तो आप कुछ देर तक अपने बैलेंस को बनाने की, हाथ इसके बाद आप बैलेंस बनाएंगे। शीर्षासन करने के लिए पूरा सिर का उपयोग मत करिएगा, क्योंकि ये नुकसानदायक ही होगा। केवल अग्रभाग का ही करना है, अग्रभाग का ही शीर्षासन में करना है। तो अग्रभाग को लेकर आप शीर्षासन के लिए बढ़ेंगे, बाकी जितने भी है इन पे वजन देना है, इन पे वजन देना है, हाथों पे वजन देना है, गले पे वजन नहीं देना है। यहाँ आपको ये यहाँ वजन नहीं देना है शीर्षासन करते समय। यदि यहाँ वजन देंगे ना तो यहाँ पे कुछ नुकसान हो जाएगा आपका, है ना। इसलिए सावधानी, हम डरा नहीं रहे, आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन ये सावधानियां हैं जो करने की आवश्यकता है। यदि हम नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, कहीं कहीं पे प्रॉब्लम हुई यदि तो फिर दिक्कत होगी। देखिए
इस प्रकार से ये तो ठीक है, हमने कर लिया। अब आप कैसे करेंगे? देखिए, ये दीवार हो गया, दीवार के सहारे आपको जाना है। तो नीचे कुछ रख लीजिए, नीचे कुछ सिर के लिए ताकि लगे ना यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे कर लीजिए। और ये है, और आपको खड़े होना है ऐसे। देखिए, दीवार के सहारे यदि करेंगे तो गिरेंगे नहीं, और गिरेंगे नहीं तो ठीक रहेगा, गिरेंगे तो चोट लग जाएगी, कोई और इंजरी हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसके सहारे करना है। तो ऐसे करना है, ठीक है। लेकिन लास्ट का जो भाग है, पैर की एड़ियां ही टच करनी चाहिए। ये जो है ना, ये यहां पे टच होना चाहिए, बाकी सारा शरीर आप टच मत करिए दीवार से। इस प्रकार से ये शीर्षासन था, आसनों का राजा। इसको इस प्रकार से करेंगे, दीवार के सहारे से कर लीजिएगा, दीवार के सहारे से हो जाएगा, किसी की सहायता ले लेंगे उसमें से भी हो जाएगा। और यहां से भी यदि आप कम से कम तो इसको काफी टाइम तक करना चाहिए, है ना, काफी टाइम तक करना चाहिए इसको मैं इधर ले आता हूं। ऐसे भी कर सकते हैं, पैरों को, एक पैर को ऊपर उठा सकते हैं, दोनों पैरों को एक साथ, फिर आराम से पैर को नीचे डाउन करके आराम से उतरना है। ये नहीं सीधे गिर जाना है, उस साइड गिर जाना है, इस तरह से नहीं करना है। और गिरने की भी तकनीक होती है, आराम से गिरिए, है ना, तेजी से नहीं गिरना है ना। गिरना कैसे है, आपको गिरना भी बताते हैं। यदि आप शीर्षासन कर रहे हैं, गिर रहे हैं, तो यदि तेजी से गिरेंगे, क्योंकि जब मैं कर रहा था तो काफी तेजी से गिर रहा था, लेकिन बाद में सोचा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि तेजी से भी गिरा जाए, गिरा उसको तो लगता भी है भाई, गिरते तो लगता है, इसलिए तो तरीके से किया जाए। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए, ऐसे गिरना है, धीरे से गिरना है आपको। इसको मैं ओपन कर देता हूं। ये हो गया, गिरना कैसे है ये बता। इस प्रकार से मतलब गिरिए तो राउंड हो जाइए और आराम से गिरना है। ये नहीं सीधे पैर पे आप जाके जमीन पे पड़े और आपको कमर में चोट लग गई और कहीं और लग गया, तो फिर दिक्कत हो गया। तो आराम से गिरना है, गिरना भी है तो आराम से हाथों को हल्का ढीला कर देना है, और इसको जिस हिसाब से जाना है उसको जाने दीजिए, ठीक है। और योग में नॉर्मल इन सभी चीजों में जब शीर्षासन कर रहे हो तो श्वास की गति साधारण ही रखना है, वो तो साधारण ही रहेगी। श्वास की गति जब आप शीर्षासन में हो आराम से चलने दीजिए, कोई रोकने की नहीं है, रोकना नहीं है कि तेज से लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस साधारण अवस्था में चल रही है उसको उसी अवस्था में चलने देना है, ठीक है। अब आपको वृक्षासन बताते हैं, वृक्षासन कैसे करना है। वृक्षासन, एक तो ये इंटरनेट पे आप ऐसे, ये वृक्षासन है, ठीक है, वृक्षासन इंटरनेट पे ये है, लेकिन जो मैंने पुस्तकों में पढ़ा है, मैं पुस्तकों से ही पढ़ा हूं, मैं कहीं से नहीं पढ़ा हूं। तो इन चीजों को वृक्षासन आप ऐसे करेंगे, इन दोनों हाथों के सहारे। शीर्षासन मैंने किया था, इनको बाहर रखना है ना, वृक्ष की आकृति दिख रहा है ना, तो इस तरह से करना है, इनको यहां रखना है। इस प्रकार से करना है, इन पैरों को, एक पैर को नीचे लाना है, तो इन हाथों के सहारे से वृक्षासन करना है, ठीक है। जो भी शीर्षासन करेंगे, जो भी वृक्षासन करेंगे, इन सभी को, जिनको भी हृदय से संबंधित यदि कोई परेशानी है, ज्यादा परेशानी नहीं है, ज्यादा परेशानी है तो मैं सलाह दूंगा योग की ज्यादा तरजीह मत दीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि आप यदि कोई ज्यादा समस्या आप योग करेंगे तो कैसे जल्दी ठीक होगा ना, इस पे सोचना है आपको, ये सारी चीजें करना है और लगातार
करना है ताकि कोई भी समस्या जो है, कोई भी रोग है वो हो ही ना, है ना, हो ही ना। असाध्य रोग है तो उसको नहीं करना है। जिनको हृदय ब्लड प्रेशर हाई होता है उनको ये शीर्षासन नहीं करना है। इन सभी चीजों पे ध्यान दीजिएगा, है ना। शीर्षासन करने से जो बाल बाल सफेद हो जाते हैं वो भी सफेद नहीं होगी, आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन चीजों के इसका काफी लाभ होता है। हृदय, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो होगा हृदय की ओर बढ़ेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड समस्याएं और हृदय, क्योंकि सर्कुलेशन पे ही सारी समस्याएं होती है और फिर उसी से रोग उत्पन्न होता है। तो इन चीजों को हृदय की ओर जो ये प्रवाह होगा शीर्षासन से, तो काफी प्रवाह इससे बढ़ जाता है हृदय की ओर, तो उससे जो होने वाली समस्याएं थी वो धीरे धीरे इससे मिटती चली जाएंगी। लेकिन आपको रेगुलर करना होगा, इसे डेली करना होगा। भले आप 1 मिनट 2 मिनट करिए, लेकिन करिए जरूर और रेगुलरिटी लाइए करें। अपने ये एक पार्ट बनना चाहिए ये योग। तो इसलिए ये शीर्षासन था, वृक्षासन था, इन चीजों को करना इस तरह से। अब देखते हैं अगला भाग का क्या है, कौन सा नंबर है अगले योग का। अगला है हस्त मुक्त शीर्षासन। शीर्षासन तो कर लिया, अब हस्त मुक्त कैसे करेंगे। हाथों को, ठीक है, हाथों को छोड़ के कैसे शीर्षासन करना है इस पे भी जोड़ देंगे। ये कठिनतम आसन है, सबसे कठिनतम आसन है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत दरकार होगी, प्रैक्टिस की बहुत दरकार होगी। हाँ, एक चीज और बताना चाहेंगे, आपको कपड़ों जो आप पहनेंगे, कपड़े जो पहनेंगे वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए, काफी फ्लेक्सिबल नहीं है ये कपड़ा, है ना, तो इस तरह से नहीं है। और आपको ये जो ये देख रहे हैं, ये इस ऐसी जमीन पे नहीं करना है, ये टाइल्स लगी हुई है यहाँ पे नहीं करना है, गिरेंगे तो लगेगा बहुत भयानक तो थोड़ा सा देखना है, क्योंकि चोट से तो बचना ही है कि हम करने कुछ और जा रहे हैं और प्राप्त कुछ और कर जाए। तो ये टाइल्स लगी हुई यहाँ पे फिसलने का भी काफी रहता है, लेकिन ऐसी जगह पे नहीं करना है, थोड़ा बालू वाली जगह पे करना है, या फिर स्पंज वाली मेट जो आती है, जो योग वाली मेट आती है वो भी योग, तो उस पे करना है, उन चीजों को करना है। तो ये जो हस्त मुक्त शीर्षासन है, इसको किसी भी इंस्ट्रक्टर और किसी अन्य के सहारे या फिर किसी की देखभाल नहीं करिए, नहीं तो कहीं गिर गए तो फिर हो गया। तो अब मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, मैं तो करता ही हूँ, लेकिन ये जगह, उपयुक्त जगह ये नहीं है, ये बताना है। इसको रख लीजिए ताकि सिर पे चोट न लगे, इसको रखने यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, तो ऐसे करना है। इस पे आपको शीर्षासन की ही मुद्रा में रहना है, लेकिन हाथों को जमीन से टच नहीं करना है, उसको ऊपर उठा लेना है हाथों को। इसी को कहते हैं हस्त मुक्त शीर्षासन। ये हस्त मुक्त शीर्षासन आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ये पुस्तक में आप पढ़िए, पुस्तकों की शरण में जाना पड़ेगा और उन्हीं से शिक्षा लेनी पड़ेगी, उन्हीं को गुरु बनाना पड़ेगा, पुस्तकों को ही, तभी ये सब योगासन अच्छे तरीके से आप पढ़ सकेंगे और ऑथेंटिक जानकारी मिल सकेगी उसी से। तो ये चीजें जो है तो हम यहाँ से करेंगे शीर्षासन, आप देखते रहिए। देखिए शीर्षासन में जो होता, इसमें जो दीवार के सहारे हमने किया है, दिख रहा होगा आपको, तो पूरी बॉडी नहीं टच कराना है, दीवार से पूरी तरह से आपको सट के नहीं करना है ना। आपकी लास्ट पार्ट जो ये एडी है, केवल वो दीवार में टच होना चाहिए, केवल आपको सपोर्ट के रूप में इसको होना चाहिए। लेकिन ये जो आसन है, इसकी प्रैक्टिस बहुत सावधानी पूर्वक कीजिएगा, नहीं तो ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी और जीवन में पट्टा लगाना पड़ेगा, जो नहीं होता, तो इसको यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। तो ये सावधानियां हैं, मैं डरा नहीं रहा हूं, उसको कठोरता से आपको बता रहा हूं कि ये चीजों को ऐसे नहीं करना है। और यदि आप करते हैं तो फिर किसी इंस्ट्रक्टर या कोई भी साथ में हो, कोई भी जो सहायता कर सके बेहतर तरीके से, उसके साथ में ये जो कठिनतम आसन है उनको करना है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कठिनतम आसन, अभी तो सरल ही चल रहा था। तो इन चीजों को करना है। ये था हस्त मुक्त शीर्षासन, ये प्रैक्टिस है। मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, लेकिन यदि मैं गिर गया तो मुझे चोट लग जाएगी, आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये टाइल्स है, ये सही उपयुक्त जगह नहीं है। लेकिन ये हस्त मुक्त शीर्षासन जो है तो कहीं अच्छी जगह पे करना चाहिए, ताकि आप गिरे भी तो लगे ना, क्योंकि यदि मैं गिरा यहाँ पे तो मुझे भी लग जाएगी चोट। इसलिए हस्त मुक्त शीर्षासन के लिए कहीं पे ये टाइल्स वगैरह, फर्श पे, ये सभी चीजों पे नहीं करना है।
थोड़ा अपनी बॉडी की भी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करके रखना है ना। तो ये तो तरीका था, ये तरीका था कि किस तरह से आप कर सकते हैं इसको, है ना, जो ये आप दीवार से लग के किए। लेकिन यदि आपको बाहर करना है तो बाहर एक अच्छी जगह पे करना है, बालू वाले स्थान पे करना है। ठीक, हम अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है चक्रासन का। अब होगा चक्रासन। आप चक्रासन करेंगे। चक्रासन में देखिए, चक्रासन जो है तो चक्र की आकृति बनाना है, मतलब गोला होना है आपको अपने बॉडी को। ये जो चक्र, सभी जो योग है नाम से स्पष्ट है। तो ये जो पैर होगा, पैर को आपको हाथ मोड़ के लाना है, फोल्ड करके लाना है, कमर से ऊपर उठाना है। देखिए स्टार्टिंग में इसको कैसे करना है, जो लोग सभी बिगनर्स हैं उनके लिए वो क्या करना है कि वो लोग लेट जाएंगे और लेटने के बाद अपने इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, हाथों को बैक करके लाएंगे और पैरों को भी नीचे से लाएंगे। लेकिन यदि आप धीरे धीरे फिर उसके बाद इस यहां से उठाएंगे, ऊपर से कमर से ऊपर उठाएंगे, जितना उठ सके उतना ही, इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करना है। यदि धीरे धीरे करते जाएंगे फिर आप डायरेक्ट भी कर लेंगे, डायरेक्ट सीधे आपको लेटने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे कर लेंगे। उसके बाद आप दिख रहा है ना, तो इन चीजों को करते रहेंगे और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। इससे मेरुदंड से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है ये नहीं होगा, शरीर में लचीलापन आएगा, फुर्ती आएगी और ये जो लोचशीलता रहता है शरीर में ये सारी खत्म हो जाएगी। और ये कमर से रिलेटेड और जोड़ों से रिलेटेड और ग्रंथियों से जो तमाम हैं जो कि आज समस्या उत्पन्न हो जाती है लोग ये लेकिन हाँ एक बात और है, यदि कहीं दर्द है, यहाँ पे दर्द है, कहीं दर्द है, थोड़ा तेजी से दर्द है, नॉर्मल दर्द ठीक है चल जाएगा। लेकिन यदि कोई समस्या है दर्द वाली कि हाँ यहाँ मुझे दर्द होता है तेजी से, तो इन चीजों को भड़काइए, इन चीजों को नहीं करना है ना, कि एक और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, तो इसे नहीं करना है। तो अब चक्रासन के लिए चलते हैं। पहले लेट जाइए, इसको और कर लेते हैं, शायद ना दिख रहा हो, एक कर लेते हैं। ठीक है, अब स्पष्ट दिखेगा। ऐसे लेट जाना है और लेटने के बाद इसको पीछे से लाना है और इसको इनको फोल्ड करके पैरों को कमर की ओर लाना है ना, फिर धीरे से ऊपर उठना है। और श्वास की गति को धीमे धीमे चलने दीजिए, देरी करनी है, लेकिन जब उठेंगे तो सांसों को भर के उठेंगे। फिर आराम से इसे डाउन हो जाएगी। क्योंकि थोड़ा रिलैक्स भी होना है। ऐसे आसनों को करने के बाद 10 सेकंड 20 सेकंड तो रिलैक्स होना ही पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार इसको दोहरा सकते हैं। फिर जब करते जाइएगा तो ये धीरे धीरे ये आप उठ सकते हैं इसमें, है ना, आप आराम से उठ सकते हैं। जैसे देखिए और जब ये चलता रहेगा, जब ये चलता रहा तो आप धीरे धीरे फिर इस प्रकार भी आपका होने लगेगा। अब श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से करें। इस प्रकार से आप उठ भी सकते हैं, बैठ भी जा सकते हैं, है ना, बैठ भी जा सकते हैं। जैसे ये देखिए ऐसे आप डायरेक्ट जाइएगा। ये प्रैक्टिस का आधारित है। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, पहले लेट को कमर को ऊपर उठाना है, फिर धीरे धीरे आपको डाउन जाना है। तो इस प्रकार से
तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको आप राउंड राउंड भी कर सकते हैं, बैक फ्लिप के रूप में भी, है ना। ये सभी आसन है ये सब, लेकिन यहाँ पे करना थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करेंगे कहीं फिसल गए हाथ तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए ऐसे करना है। इस प्रकार से करते चलना है। तो आप राउंड राउंड भी तेजी के साथ में भी बैक फ्लिप हो सकता है इसमें, लेकिन यहाँ का संभव नहीं है, जरूरी भी नहीं। ठीक, ये था चक्रासन। अब करना है वृश्चिक आसन, स्कॉर्पियन। तो नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, वृश्चिक की तरह आकृति बनाना है। बस पहले आप लेट जाइए आराम से और रिलैक्स के पोजीशन पे आ जाइए। देखिए वृश्चिक आसन में सबसे महत्वपूर्ण होता है ये हाथ, ये हाथ ही सबसे आपको शोल्डर के बल आपको बैठ जाना है। तो इनको आपको करना है कि शोल्डर के बल और हाथों के वजन कैसे अपने पार्टी का उठाना है, इसको देखना है। और वृश्चिक आसन में भी एक चेतावनी है कि अकेले ना करें, कोई किसी के देख रेख में ही करिए, या फिर कोई ना हो तो फिर दीवार का सहारा तो है ही। जिसको किसी का सहारा नहीं उसको दीवार का सहारा है, ठीक है। तो दीवार के सहारे हमें वृश्चिक आसन को भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए वृश्चिक आसन है क्या, इस प्रकार से करना है। हाथों को करना है इसके पीछे, ठीक है ना। हाँ। तो इस प्रकार से करना है। ऊपर ये हाथ जो है, हाथ के सहारे रखना है, और ऊपर से जो पैर आया है उसको मोड़ के रखना है, क्योंकि यही वृश्चिक का दंड है। ये था वृश्चिक आसन, ठीक है। इसे दीवार के सहारे किया जा सकता है। दीवार में आप जैसे इसके सहारे भी हो सकता है, और कोई है साथ में तो उसे सहारा ले लीजिए। उसे सहारा लेने के बाद ये सारे आसन हो सकते हैं बेहतर तरीके से। बस सावधानी के साथ करना है, कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करना है, शरीर को ज्यादा प्रेशर देके नहीं करना है कि नहीं अब तो हमें करना ही है, तो चाहे टूट ही जाए। तो ऐसा आसन करके कोई फायदा नहीं है। आराम से कीजिए और सभी आसन को धीरे धीरे नजाकत से, प्रेम से करिए, तभी ये सारे सीख सकेंगे। और इसे करने की आवश्यकता है, बच्चों को भी कराने की आवश्यकता है इन सभी चीजों को। शीर्षासन तो बहुत महत्वपूर्ण है बच्चon के लिए, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य का प्राण है। तो उस पर ध्यान दीजिए, इन चीजों पर, है ना। वृश्चिक आसन हो चुका है। अब अगली कड़ी में कौन सा आसन बचा हुआ है? अब स्टार्ट होता है वीडियो का थर्ड पार्ट, स्ट्रेचिंग से रिलेटेड। स्ट्रेचिंग से रिलेटेड सारे आसन कराए जाएंगे। और स्ट्रेचिंग के लिए सर्वप्रथम आपको बटरफ्लाई, है ना, तितली आसन करना है आपको। तितली आसन में ये स्ट्रेच के लिए, जैसे कि ये देखिए ना, ये जो पैर है, पैर को फैलाने के लिए, इसके लिए तितली आसन करना है। और एक तो तितली आसन हो गया, 5-5 मिनट कीजिए, पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। और फिर उसके बाद क्या करना है कि यूं ये करना है। ये पैर जो है, ये पैर सीधे होने चाहिए, और ये इसका जो पोजीशन है ये इस साइड में होना चाहिए, मतलब दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। ये
अब जो नए हैं वो हाथ का सहारा ले लेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से करते रहिए। इस प्रकार से सहारा ले लेंगे, इस प्रकार से करते रहिए ताकि गिरे नहीं। ये जो नए हैं वो लोग ऐसे कर सकते हैं, बाकी जो लोग पुराने हैं वो ऐसे करेंगे, है ना, ऐसे करते रहेंगे। तो ये रफ्तार से करिए, रफ्तार से करना है और जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आती जाएगी रफ्तार बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप स्ट्रेचिंग के लिए कर सकते हैं। तितली आसन ऐसे करना है, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए पर्याप्त। ये चलाते रहिए, ये जो है ये नीचे जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है ये आसन। तो ये करते रहिए। अब ये करके हम 5 तक नहीं बताने जा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। तो ये कर सकते, इस तरह से कर सकते हैं। ये तितली आसन है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पैरों को फैलाना है। हनुमान आसन, भूम आसन, एक पाद आसन, ये सभी आसन करने हैं कि ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इनको करना है इस प्रकार से। उसके बाद दोनों पैरों के बीच में गैप रखिए और ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही है ताकि आपके पैरों में लचीला बनाए, ठीक है। इधर टच करना है आपको, सिर्फ इधर टच कराना है, इधर कराना है, फिर आगे की ओर झुकना है ताकि यहां से आपका पैर स्ट्रेच हो सके, ठीक है। यहां से बॉडी स्ट्रेच के लिए अब हम शुरू करते हैं आसन को। तो इस प्रकार से करते रहिए। ये नॉर्मल है, आप ये मत सोचिएगा कि एक ही दिन में हम सारे आसन कर जाएंगे, ठीक है। एक दिन में सारे आसन नहीं करना है और इन सभी चीजों को जो हम ये अभी बता रहे हैं इनको धीरे धीरे करना है और धीरे धीरे ही आएगा। एक दिन में आप फुल बॉडी स्ट्रेच नहीं सीख जाएंगे, तो इन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आवाज आ रही होगी तो ठीक है, तो जितना भी आ रहा होगा तो भी ठीक है। चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको इधर और इधर से इधर, फिर आगे की ओर। जरूरी नहीं है कि आप पूरा टच कर जाएं, आप थोड़ा सा भी टच होंगे, इतना भी होंगे, ठीक है। ऐसे रहिए, धीरे धीरे करते चलिए, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इस प्रकार से करते चलना है। फिर आपको आगे की ओर झुकना है, झुकते 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 फिर आपको, फिर आज इतना पैर है ना, इतना है, आप ये कर रहे हैं, उसके बाद इतना बचाएगा, इतना फैलेगा आपका। ये जब इतने पे आप करते जाइए, ठीक है, इस प्रकार से करते चलिए। फिर आने वाले समय में और ज्यादा आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर आगे की ओर झुकते जाइए, झुकते जाइए, झुकते जाइए, इस प्रकार से करना है, ठीक। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका पूरा फैलेगा और इससे लचीलापन आएगा, फुर्ती आएगी शरीर में और बॉडी में। हाँ, एक चीज और है, यहाँ पे ज्यादा जो नहीं दे रहा है, यहाँ नसों का डिस्टर्ब होने का संभावना ज्यादा होता है, इसलिए बहुत स्थायी से करना है। जितना दर्द होता है वहीं से छोड़ देना है, वहीं से उसको छोड़ देना है, फिर अगले दिन करना है। थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए, हो जाएगा, सारी चीजें सफल होंगी, ठीक है। इस प्रकार से करते जाइए। एक दिन आएगा कि ऐसे आप बैठ सकेंगे, ऐसे आप बैठेंगे और सारा चीज हो जाएगा, ठीक। और आगे की ओर झुकिए। ये है भूम आसन, ये इसे ही कहते हैं भूम आसन। इस प्रकार से, ठीक। तो ये आपको करना है, धीरे धीरे करते रहिए। पहले पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए करना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको उसको उसी क्रिया को आगे बढ़ाते जाना है। तितली आसन करना है और अन्य भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए छोटे छोटे आसन हैं, उसको आप कर लीजिएगा अपने अनुसार से इन चीजों को, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संभव हो सका। और पुनः रिलैक्स की स्थिति में आप लेट जाइए। कोई भी आसन कठिन करते हैं, दिक्कत होती है, तो आपको रिलैक्स मोड में आ जाना है, रिलैक्स मोड में आ जाना है, इसी प्रकार लेटना है। ये हो गया आपका ये आसन। लेकिन इसके लिए एक और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम बताते हैं, अगर आप करना चाहें तो उसे भी कर सकते हैं।
जिसे जल्दी है कि हमें जल्दी फ्लेक्सिबल बनना है ना, जिसे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी फ्लेक्सिबिलिटी लाना है अपने बॉडी में, तो ये चीजें कर सकता है। तो हम उसके लिए एक और आपको बता देते हैं कि कैसे आपको करना है। यदि आपको जल्दी लाना है, लेकिन जल्दी की जरूरत नहीं है, इसमें जल्दबाजी नहीं करना है, अदरवाइज कुछ ना कुछ नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिनतम आसन है और यहाँ पे नसों का इधर उधर हो जाने का संभावना से बढ़ती है। तो इसलिए बहुत नजाकत से करना है इस योग को, और इसके लिए थोड़ा और है, परिश्रम करने की आवश्यकता है इसके लिए, तो उसके लिए थोड़ा सा वहां पे हम बताएंगे कैसे आपको कर सकते हैं। ठीक है, एक पैर को किसी ऊंचाई पे टिकाना है। ठीक है, ये सभी हठ योग के अंतर्गत आते हैं, और तो कठिनतम आसन है, थोड़ा इसके लिए दिक्कत होगी, लेकिन जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से आप बैठते जाइए। तो ये इस प्रकार से कठिन है, तो इसमें समस्या हो सकती है, लेकिन आप इससे कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कौन सा आसन, हनुमान आसन हो गया, अब धूम आसन हो गया, अब हनुमान आसन होगा। ठीक है, इसको और पीछे लाते हैं। हनुमान आसन, अब ये स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है, तो चलिए देखते हैं। अभी तो साइड को ओपन किए थे पैरों को, अब आगे पीछे करना है। ये पैर को आगे बढ़ाइए, ये पैर को आगे बढ़ाइए, और इसको इससे टच कराते जाना है, टच कराते जाना है, टच कराते जाना है, ऐसे, और फिर धीरे धीरे आपको ये इस स्थिति में आएगा। तो इस प्रकार से इसे करना है। ठीक है, इसे इस प्रकार से करना है। आप आगे भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं, लेकिन इसे धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे सावधानी पूर्वक करते जाइए, है ना, तो सावधानी पूर्वक करते जाइए। इसे ही कहते हैं हनुमान आसन। इसी प्रकार इस पैर को भी करना है। इस बार ये पैर आगे था, इस बार इस पैर को आगे करेंगे। ये सब फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, शरीर में थोड़ा सा शरीर को सक्रिय करने के लिए, थोड़ा इसमें लचीलापन लाने के लिए, फुर्ती लाने के लिए, इन सभी चीजों के लिए, थोड़ा बॉडी मेंटेन करने के लिए, बॉडी को जो मोटापा है, इससे रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, तो मोटापा ही नहीं होगा तो समस्या क्या होगी। तो इन चीजों को ये करना बहुत जरूरी है। अब ये लेफ्ट, ये नहीं राइट है, राइट पैर आगे जाएगा। इस प्रकार से धीरे धीरे इतना ही जाता है, देख रहे हैं ना, इतना ही जाता है, तो आपको इतना ही करना है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा बैठ जाइए ऐसे, है ना, पूरा नहीं बैठना है, यदि नहीं होता है मत करिए, धीरे धीरे ही होगा। ठीक, यदि नहीं होता है तो आप आराम से करिए, धीरे धीरे ही सारी चीजें होंगी, और धीरे धीरे करते करते एक दिन आ जाएगा लाइन में। तो इस प्रकार से करना है। अब हम करेंगे अधोमुख वृक्षासन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं हैंड स्टैंड। ठीक है,
देखिए ये सब आसन जो है इसको भी आप जो है किसके सहारे कर सकते हैं, दीवार के सहारे कीजिए, दीवार के सहारे इसको भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस आसन को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे अधोमुख वृक्षासन कहते हैं, इसे अधोमुख वृक्षासन कहते हैं। पुस्तकों में ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था अधोमुख वृक्षासन। हमें क्योंकि ये इन चीजों को किसी नहीं करना है, जो ब्लड प्रेशर के समस्या है, जो जिन्हें ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई समस्या है या फिर कोई भी हृदय से संबंधित रोग है, उनको नहीं करना है ना, उनको ये सारी चीजें नहीं करना है। यदि हाथों में या कहीं भयानक दर्द है तो उन चीजों को ये आसन नहीं करने हैं, इससे बचाव रखना है। ठीक है, तो अब अगला आसन देखते हैं कौन सा। अब करना है हमें एक पाद शीर्षासन करना है। अब एक पाद शीर्षासन ये आपको इंटरनेट पे पढ़ने के लिए नहीं मिल सकेगा, ये याद रखिए। इंटरनेट पे आप सर्च कर लेंगे, एक पाद शीर्षासन इंटरनेट पे है ही नहीं। मैंने तो खोजा, पता नहीं मुझे नहीं मिला, लेकिन मैंने पुस्तकों से सारी चीजें पढ़ी है। अब इसे एक पाद शीर्षासन कहते हैं, मतलब एक पैर नीचे एक पैर से शीर्ष को स्पर्श करता हुआ। तो इस चीजों को करेंगे। इसके लिए ये जितनी भी आसन, हनुमान आसन, भूमासन और ये जितने भी आसन फ्लेक्सिबिलिटी वाले बताए गए हैं, उनको बेहतर तरीके से आपको ध्यान देना है, और तभी ये सारी चीजों से आपको बेहतर तरीके से आप कर सकेंगे, है ना। चलिए अब एक पाद शीर्षासन करते हैं। इस प्रकार से एक पाद शीर्षासन करेंगे और ये करते रहेंगे। आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, लाइन में आ जाएगा। तो ये एक पाद शीर्षासन है। इसे मार्शल आर्ट के ताइक्वांडो में भी यूज करते हैं, ये सारी चीजें होती है उसमें। तो ये आसन है, ये मैंने प्रयाग पुस्तक भवन से एक योग की इतनी मोटी किताब लाई थी, उसमें ये सारी चीजें थे, है ना। एक पाद शीर्षासन था। तो इस प्रकार से इसे हम कर सकते हैं। इसे कहते हैं अधोमुख वृक्षासन, इसे कहते हैं अधोमुख वृक्षासन। ये देख सके होंगे सही ढंग से। तो ये सारी चीजें जो आसन है, इससे पिछले जो आसन किए गए हैं उस पर निर्भर है ये सारे आसन। ये अधोमुख वृक्षासन है। उसके बाद स्प्लिटिंग है, मतलब ये स्ट्रेच करना है। तो अधोमुख वृक्षासन की हैंड स्टैंड की आकृति करना है। हैंड स्टैंड मतलब आपको अधोमुख वृक्षासन, और उसके बाद पैरों को फैला देना है। ये सारी चीजें तभी संभव हो सकेंगी जो इससे पहले योग किए जाएंगे। ये तो थोड़ा कठिन, ये बहुत कठिनतम आसन, ये सारे आसन आते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्रम में कौन सा आसन है। अच्छा, एक आसन बच गया है, धनुरासन है। ये नॉर्मल सा आसन है, इसे आप कर सकते हैं। धनुरासन के लिए पहले आप नॉर्मल से पोज में लेट के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद धनुरासन करेंगे। धनुरासन में धनुष की आकृति बनाना है। तो आप नॉर्मल सा योग है, इसे कर लेंगे, है ना। इसे रीढ़ से रिलेटेड, क्योंकि रीढ़ पे ही तो सारा शरीर टिका होता है, मेरुदंड पे ही शरीर टिका होता है, तो उसको स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। तो मेरुदंड की स्वस्थता के लिए इसे करना है।
और इसे नहीं करना है तो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को ये चीजें नहीं करनी है, ये ध्यान रखेंगे, है ना, इसको नहीं करना है। और जिनको किसी प्रकार की समस्या और है या असाध्य रोग से पीड़ित है, उनको ये चीजें नहीं करनी है, ध्यान दीजिए। दोनों पंजों को, ये हाथ के पंजों को ऐसे पकड़ेंगे और सिर को ऊपर उठाएंगे। इस प्रकार से करते हैं। और एक आसन और, एक आसन और है मयूर आसन। ये जितने भी आसन बताए गए हैं आपको एक दिन में नहीं करना है, सारे आसन एक दिन में नहीं करना है, 2-2 3-3 आसन आप रेगुलर करते रहिए। और 2 ही 3 आसन। मयूर आसन के लिए दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, मयूर के अंदर ये पैर का आकृति बनाएंगे और उसका यहाँ पे लगाने के बाद आपको तो हल्का सा टच कराना है, बॉडी को अपने इसी वेट इसी पे उठाना है, कलाइयां मजबूत होंगी, हाथ शोल्डर ये सब मजबूती के लिए मयूर आसन बहुत जरूरी है। तो मयूर आसन आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मयूर आसन थोड़ा थोड़ा सीखते रहना है और ऐसे करते हुए ये सारे योग के आसन पूर्ण हो जाते हैं, जितना मैंने नोट किया था। और लगभग समय भी ओवर हो रहा होगा, 1 मिनट में समय देख लेता हूँ कितना हो गया है। हाँ, समय 1 घंटे पार हो गए हैं। तो इस प्रकार से ये सारे आसन हो सकते हैं, लेकिन एक आसन अभी और बाकी है। आपको हैंड वॉकिंग आना चाहिए। आप बाबा रामदेव को देखते हैं, बाबा जी कैसे दौड़ते हैं हाथों की तरफ से। हाथों को स्वस्थ करना है, बॉडी को फुर्तीला करना है, सब कुछ बॉडी का खेल ही है। आप यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, है ना। तो अब केवल लास्ट आखिरी आसन यहीं से समाप्त करेंगे और ये है हैंड वॉकिंग, हाथों की तरफ से दौड़ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट हम करते हैं। देखिए ये तभी संभव होगा जब आप हैंड स्टैंड अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। हैंड स्टैंड के मतलब क्या, अधोमुख वृक्षासन, यदि आसन की भाषा में बोलेंगे तो ये। तो उसको करने के लिए दीवार का सहारा ले लेंगे और उसके साथ साथ इसको सीखते रहिए और अच्छी जगह पे सीखिए। ऐसे टाइल्स वगैरह पे नहीं सीखना है, क्या गिरे तो आपको लग जाए। ठीक है, चलिए इस प्रकार चलते रहिए, इस प्रकार चलना है। और ये है हैंड वॉकिंग। तो इस प्रकार से अब सेशन को हम लास्ट करते हैं। और इस प्रकार से सारे आसन हो चुके हैं। जितने भी आसन के लिए हमने नोट डाउन किया था उस पर लिस्ट में सारे आसन हो चुके हैं। सारे आसन आपको एक भी दिन में नहीं करने हैं, 3-3 आसन, 2-2 आसन आप अपने अनुसार से चूज कर सकते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इन सभी चीजों को करते रहिए और इसे जीवन का अंग बनाइए, जन आंदोलन के रूप में बनाइए। और अपना कर्तव्य समझिए, अपने आप को समझिए कि हम किस लिए हैं। क्या हम एक अस्वस्थ शरीर लेके अपना एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं? क्या हम स्वस्थ बिना रहे हुए फिट इंडिया मूवमेंट और इंटरनेशनल योगा डे का हिस्सा बन सकते हैं? कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस पे फोकस कीजिए। तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकेगा, चरित्रवान समाज का निर्माण हो सकेगा। नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त समाज का निर्माण करने में हम सबकी महती आवश्यकता है और उसके लिए हम सबको प्रेरित करना होगा। और जो ये संगठन कर रहा है उसके लिए अहिल्याबाई योग केंद्र उसके लिए धन्यवाद का पात्र है। इसके सभी टीम मेंबर को आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामना। इसी तरह ये करते रहें। और इसमें वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है और तो सभी को आवश्यक है कि योग करें। क्या आपको लगता है कि क्या कोरोना काल में ही योग करने की आवश्यकता है? नहीं, इसके रेगुलर करने की आवश्यकता है। चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रेगुलर करते रहिए, योग को अपने जीवन का अंग बनाते रहिए। इन सभी चीजों को करना है और आपको मास्क ऑफ इंडिया का भाग बनना है। मास्क लगाते रहिए और इन सभी चीजों को मास्क लगा के आपको बाहर निकलना है। वैक्सीन आ गई है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप मास्क लगाना छोड़ दें। ठीक है, तो
कोरोना से डरो ना, योग करो ना, बच्चों को भी योग कराओ ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।